लॉकडाउन के समय में मेरी कोशिश रही कि हमारा कोई भी शख्स भूखा ना रहे, उनकी बीमारी में उनको दवा वक्त पे मिले। मैंने रोज तकरीबन 40,000 खाने के पैकेट इस उत्तर नागपुर में बंटवाए हैं और यहाँ के लोगों की जान बचाने की कोशिश की। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा के इलेक्शन आके जा चुके हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शन आने वाला है। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 टर्म तक वे विधायक रह चुके हैं और 5वीं बार वे विधायक के रूप में चुने जाएंगे, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। और कई बार अभी इंटरव्यू लेने के पहले जितने भी ऑडियंस से हमने राय ली, उनका सभी का कहना है कि सर वो आपको भावी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे साथ आज नितिन राउत सर हैं बातचीत के लिए। नितिन राउत सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नितिन सर, राजनीति और आपका बहुत गहरा संबंध है। कई 3 दशकों से आप राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति में आने के पहले सामाजिक क्षेत्र में काम करता था जी। कई सोशल मूवमेंट जितने हुए हैं और कई वारदातें सोशल मूवमेंट्स को लेकर भी, उसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहा जी। क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप से, मेरे पेरेंट्स से वो विरासत मिली है। 1967-68 के दरमियान नागपुर में एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में मुस्लिम के ऊपर हिंदू समाज हावी होने को देख रहा था। ऐसे वक्त मैं जहाँ रहता था, मेरे वो पुराने पुश्तैनी घर के बाजू में एक मुस्लिम फैमिली रहती जी। और उस फैमिली में 3 जवान लड़कियां थी, 2 बूढ़े यानी ओल्ड एजेड लेडीज थी और हिंदू समाज वहां पे हमला करने जा रहा था क्योंकि बाजू में बस्तियां उनकी थी। तो जैसे हमें खबर मिली तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि हमें इनको बचाना पड़ेगा, वो हिंदू लोग आ जाएंगे, हम भी कम है, हमारा समाज भी यहाँ ज्यादा नहीं है और वो अकेले है, तो हमारी हमें लगता है कि हमने उनको बचाना चाहिए जी। हमारी जिम्मेदारी है। तो वो लेके गए मुझे और उनको सलवार कुर्ते के बजाय साड़ी वगैरह पहनाकर उनको हमने कवर करके लश्करी बाग में उनके परिवार के बीच में छोड़कर आए जी। इस प्रकार से उनकी सुरक्षा करने का दायित्व मिला। एक बार ऐसा हो गया कि भिलगांव करके एक गांव है हमारे कामठी के क्षेत्र में आता है। वहां का एक किसान परिवार जो सब्जी बाजी बेचने यहाँ आया करता था, वो अपनी बीवी को लेके डागा हॉस्पिटल जाना चाहता था और अचानक वहां पर कॉर्नर पे जोर जोर से आवाजें आने लग गई। उसकी मिसेज जो थी, उसको प्रेगनेंसी के ये आ गए, तकलीफ होने लग गई, चिल्लाना चालू कर दी। तो उसकी आवाज आई, क्योंकि उस जमाने में मेरा जो मकान था मट्टी का मकान था और अब गोबर से लिपाया जाता था, कोई दरवाजे नहीं थे और खुला मैदान था, तो आवाज आती थी। मेरी माँ दौड़े दौड़े चले गई और उन्होंने देखा कि वो उसकी प्रसूति होने वाली, उसकी प्रेगनेंसी होने वाली है। तो बस्ती के लोगों को आवाज दिया, 2-4 जो घर थे उनमें से लेडीज आ गई, उन्होंने उठाकर उसको लेके गए और वहां उसकी डिलीवरी कराई है। वो फैमिली कुन्मी समाज की थी, वो आज भी हमसे जुड़ी हुई है। तो ये जो ऐसी घटनाएं हैं, ये घटनाओं में ने मुझे एक सामाजिक बल दिया है, एक विचार दिया है। और फिर मैं जब सोशल फील्ड में काम करने लगा, एक्टिविटीज मेरी चली,
तो मेरी शुरुआत जो राजनीतिक रही है वो रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन क्या बात है। और शायद यही वजह है सर कि कहते हैं ना कि राजनीति में आने के लिए लोगों का समाज सेवी होना बहुत जरूरी है। समाज सेवा की भावना लेकर आप राजनीति में आते हैं तो हर तबके के लोगों की समस्याएं जो है आप जान सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम की जिस समय लड़ाई हो रही थी तो आप उस माइनॉरिटी से नहीं आके भी आपने उनकी मदद की, और ऐसे बहुत सारे लाइफ में आपके इंसिडेंट हुए जिस वक्त आपने बीच में आकर उनको सुलह किया है। सर मैंने सुना है कि संकल्प नाम का आपका एक एनजीओ है जिसके माध्यम से आप फाउंडेशन चलाते हैं। जी, मैं वही बता रहा था मैं आपको कि उस समय एक बड़ी आंदोलन एक चली थी दलित पैंथर हाँ। की। मैं दलित पैंथर में शामिल हो गया रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन छोड़ के, और जो 10,000 लोगों का पहला नौजवानों का मशाल मोर्चा जो निकला था उसका नेतृत्व भी मैंने ही किया था उस जमाने में। और आपने संकल्प की बड़ी अच्छी बात बताई कि हम बचपन से दीक्षा भूमि जाया करते थे, और जब हमने होश संभाला और सोशल फील्ड में काम करने गए तो हर साल हम धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन, दशहरे के दिन दीक्षा भूमि जाते आते रहे। तो हम अपने दोस्तों के साथ जाते थे। क्या देखते थे वहां पर कि गांव गलियानों से लोग आते हैं और रोटी लेके आते थे अपनी, और रोटी लाकर कोई गमछा या चादर ऐसी डालकर उसमें रोटियां धूप में सुखाते थे और उसको फिर चाय खरीद के चाय में डुबोकर वे खाते थे। तो कहीं तो भी मन को अच्छा नहीं लगा, और ऐसा लगा कि हम नागपुर के रहने वाले हैं, हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें इस दीक्षा भूमि पे धम्म दीक्षा दी, हमारा भी कुछ संकल्प होना चाहिए, हमारा भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि बाहर गांव से जो गरीब आते हैं, ये अपने भाग्य विधाता ने जहाँ धम्म दिया वहां की मिट्टी अपने माथे पे लगाने के लिए, उनके कुछ करने के लिए। तो हमने अपने दोस्तों से बातचीत की और पहले हमने लगाई चाय की दुकान। क्या बात है। और चाय की दुकान लगाकर उनको फ्री में चाय देते थे और वे लाई हुई रोटी को डालकर खाते थे। लेकिन हमारा वहाँ तसल्ली नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ। हमको लगा कि नहीं, हमने आगे बढ़ना चाहिए और इनको पूरा खाना देना चाहिए गरम गरम। ऐसा करके संकल्प में हमने पूरा खाना देने की व्यवस्था की। तो जब हमने व्यवस्था की तो हमने पहले अपने परिवारों को जोड़ा जी। हमारे में कई लोगों की नई नई शादियां हो गई थी 1982-85 के दरमियान, तो बीबिया घर में आई थी। तो वो सबको मिलाकर हमने चूल्हे पे पहले खाना बनाकर घर वालों ने बनाया और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किए, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए। हम फिर बिहारों में डब्बे लेके घूमते थे, डोनेशन मांगते थे, मार्केट में जाते थे, डोनेशन मांगते थे, कैश और काइंड में। जरूरी नहीं था कि पैसा ही दीजिए, हमको साधन भी दे सकते आप, तो वस्तुएं भी हम लेते थे। ऐसा करके उसको चालू किया। चूंकि मैं राजनीति में होने के नाते मेरा मंत्रियों से और बाकी लोगों से संबंध था, तो मैंने देखा कि उस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन में लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था सरकार नहीं करती। यहाँ तक कि यात्रा समाप्त हो जाती थी और वहां गंदगी हो जाने से आजू बाजू के लोगों के बीच में स्मेल आती थी और वो गालियां देते थे। अखबारों में लिख के आता था कि इन्होंने खराब कर दिए ग्राउंड और ये हो गया और वो हो गया। तो हमने फिर अपील की और अपील के माध्यम से वहां पर पहले शौचालय बनाए, 100 शौचालय, और वो बनाने के लिए नीरी से कांटेक्ट किया। 100 बाथरूम बनाए, उसको बनाने के लिए नीरी से कांटेक्ट किया। वहां रहने के लिए रुकना चाहिए लोगों ने, इसलिए ITI के प्रीमाइसेस में रेस्टिंग पेंडॉल बनाया। फिर पीने के पानी की लाइन कारपोरेशन को बोल के लाई, और फिर पालक मंत्री पे प्रेशर बढ़ाया हमने। तब बाबा साहब केदार पालक मंत्री थे और उन पे प्रेशर बढ़ा और उनको कहा कि कुंभ मेला में सारी व्यवस्था वहां की महानगर पालिका करती, यहाँ की व्यवस्था आप नहीं करते। ऐसे करके वो इन्वॉल्वमेंट होकर वहां एक समिति बनी उस प्रोग्राम को आयोजन के लिए, और सरकार की इन्वॉल्वमेंट हुई। तब से सरकार कर रही है। लेकिन 10 साल तक के संकल्प ने खुद के पैसे से शौचालय, रेस्टिंग पेंडॉल, बाथरूम्स, ये सब बनाया, पीने के पानी की मुहैया कराया और 2 लाख लोगों को खाना खिलाते थे।
इस वक्त वो 3 लाख के ऊपर संख्या जी, चली मैं गई। वही कह रही थी सर कि जो कई वर्षों पहले आपने एक छोटी सी शुरुआत की थी, आज अगर 2024 की बात करें तो आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के दिन कम से कम 4 लाख लोगों ने वहां खाना खाया है। और न सिर्फ एक दिन बल्कि कई दिनों तक जो आपका महाप्रसाद चला वहां पर, तो कई लोग जो है वो काफी खुश होके गए। लेकिन नहीं, इसके अलावा आपको बता रहा मैं, हाँ हाँ जब कोरोना आया ना, हाँ हाँ कोरोना का लॉकडाउन हो गया। जी, लॉकडाउन में लोगों को खाना पीना सब बंद हो गया, हाँ हाँ क्योंकि दुकानें बंद थी, कई वस्तुएं नहीं मिलती थी, कुछ नहीं, लोग भूखे रहने लगे जब, तो हमने अनाज बांटा, बाकी ये सब सरकारी पैकेज बांटा। लेकिन संकल्प के तरफ से रोज 40,000 पैकेट खाने के इस उत्तर नागपुर में क्या बांटे बात जाते थे, 40,000 पैकेट। और जिसके जिसके घरों में जाते थे हमारे वर्कर जाके रखते थे। गरीब घरों में पहले शुरू हुआ, बाद में जब गरीब घरों में बांटने के लिए हमारे लोग निकलते थे ना, तो उनके तरफ बड़े घरों के लोग बाहर निकल के ऐसे देखते थे कि ये हमको ला कर देंगे। क्या बात है। तो उन्होंने पूछा फिर हमारे लोगों ने, संकल्प वालों ने, कि भाई ऐसे वक्त हमने क्या करना चाहिए भाऊ। तो मैंने कहा ऐसा करना, कुछ मत पूछना उनसे, बात भी मत करना कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, 2-4 पैकेट उनके वहां पे छोड़ के आ जाना, निकल आ जाना, और दूसरे दिन वो पैकेट वहां पड़े नहीं दिखेंगे तो फिर दोबारा पैकेट देना। तो आप समझ जाएंगे कि डेली देना है। डेली देना है। क्या बात है। ऐसा करके हमने 40 दिन से ज्यादा, मेरे ख्याल से जितने दिन लॉकडाउन चला उतने दिन हमने खाने का बंदोबस्त किया है। उसके लिए ललित कला भवन में जो 4-5 हजार स्क्वायर फीट का हॉल है, उसमें किचन बनी थी और वहां से पैकेट। नितिन सर, ये तो रही आपने अपने फंड से, अपने संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे जनहित में कार्य किए हैं, लेकिन एक्चुअल नेता वही होता है जो गवर्नमेंट से भी फंड निकाल सके, और ये काम आपने बखूबी किया है। तो किस तरह से ये आप मैनेज कर पाते हैं सारी चीजें? देखिए, पहली बात तो उत्तर नागपुर जो था, सन 2000 के पहले जब मैं पहली बार विधायक बना, तो मैंने इसका अभ्यास किया इस क्षेत्र जी। चूंकि मैं रिसर्च का स्टूडेंट होने के नाते। सर, एक चीज और बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि जहां तक मुझे नॉलेज है, आपने 3 किताबें भी लिखी हैं। जी जी। तो मैं रिसर्च करने के वजह से मुझे लगा कि पहले हमने उत्तर नागपुर को समझना चाहिए। क्या बात है। कि उत्तर नागपुर में पिछड़ापन क्यों है, हाँ। ये इलाका इतना पिछड़ा क्यों दिखता, यहाँ रोड अच्छे क्यों नहीं, इस उत्तर नागपुर में अंधेरा क्यों रहता है, यहाँ खेलने के मैदान क्यों नहीं है, यहाँ बगीचे क्यों नहीं है, यहाँ पीने के पानी जो आता है वो भी दूषित होकर आता है, खराब आता है। ये तमाम बातों को मैंने अभ्यास किया। फिर मंदिर कहाँ है, बुद्ध विहार कहाँ है, गुरुद्वारा कहाँ है, कौन सा समाज कहाँ रहता है, और यहाँ ऐतिहासिक स्थल भी क्या है। तो उस पर एक मैंने किताब बनाई 1995 में, और वो किताब के जरिए मैंने उत्तर नागपुर का आईना लोगों के सामने रखा। और जब मैं विधायक बना तो मेरे सामने चैलेंज आ गया, क्योंकि उत्तर नागपुर आम्बेडकरी आंदोलन का एक गढ़ माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बड़े बड़े आम्बेडकरी मोर्चे निकले, रिपब्लिकन पार्टी के हो या बाबा साहब के नाम पे हो, तो लाखों के मोर्चे उत्तर नागपुर से निकले, लाखों की सभाएं कमाल चौक में उस समय हुआ करती थी। तो उसकी गरिमा मैं कैसे बना के रखूं, क्योंकि मुझे बाबा साहब को मानने वाली आम्बेडकर जनता ने, जय भीम की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने चुन कर दिया, तो मैं भी तो कुछ उनका देना लगता हूँ, ये सोच मेरे में आई। तो एक तरफ विचार, आम्बेडकरी विचार को संकलित करना, उसको संजोगना, और दूसरी तरफ जो पिछड़ापन है उसको दूर करना, तो ये दोनों का समन्वय मुझे साधना था। आपको पता होगा कि एक ही रोड थी, कामठी रोड, उस जमाने में यहाँ कोई दूसरी रोड नहीं थी। जी सर। यहाँ पे रोज एक एक्सीडेंट होता था, क्योंकि ईटे के ट्रक, तुम्हारे गिट्टी के ट्रक, रेती के ट्रक जोर से यहाँ चलते थे शहर में ले जाने के लिए, और कोई भी उसकी चपेट में आके एक आध एक्सीडेंट होता था। एक ही पुलिस स्टेशन था, पांचपावली पुलिस स्टेशन, 4 मर्डर रोज हुआ करते थे यहाँ पे। और उस जमाने में सीताबर्डी से रात को या रेलवे स्टेशन के रात को कोई ऑटो रिक्शा अगर किसी को मांगे कि छोड़ दीजिए हमको, तो वो लोग कहते थे ऑटो वाले, नहीं रे बाबा नहीं, उत्तर नागपुर में नहीं आते, बराबर, हमारी तकलीफ होगी। जो व्यापारी जरीपटका में रहते हैं
वो व्यापारी अपने इतवारी से, गांधी बाग से, महल से या कहीं से रात को आना रहता था तो 10 बजे के पहले आया करते थे। शॉप भी उस जमाने में जल्दी बंद कर दिया जल्दी बंद कर दिया करते थे, वरना उनको भी तकलीफ हुआ करती थी। 250 के करीबन झोपड़पट्टियां थी यहाँ पर, और ये सब माहौल में उत्तर नागपुर का विकास मुझे करना पड़ा। आज मैं बड़े फख्र के साथ बता सकता हूँ कि उत्तर नागपुर की आम्बेडकरी जनता ने, उत्तर नागपुर के मुसलमान समाज ने, उत्तर नागपुर के सिख समाज ने, उत्तर नागपुर की ओबीसी समाज ने, चाहे गांव खेड़े के हो तब गांव थे, नारा नारी, कड़मना, वांजरा वांजरी ये गांव थे, गांव के लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, ओबीसी समाज ने जो आशीर्वाद दिया, जो हिंदी भाषिक थे, जो मंदिरों में पूजा करते हैं, पुजारी करके रहते हैं, उन लोगों ने भी मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया। तो मैं बहुत कुछ यहाँ करने में सफल हुआ। आपको बता दूं कि मैंने यहाँ बुद्ध विहार, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सबको बिजली फ्री कराया है। क्या बात है। पहली बार उत्तर नागपुर ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ के 185 से ऊपर धार्मिक स्थल, इनकी बिजली का बिल सोलार पर होता है, 0 बिल आता है। क्या बात है। तो इस ढंग से इसको डेवलपमेंट किया, गार्डन बनाए, मैदान बनाए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे गार्डन देखा होगा आपने, स्पोर्ट्स सेंटर यूथ के लिए बनाया हमने। राइट। लेकिन क्या वजह है कि इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद बीजेपी हमेशा विकास का ढिंडोरा पीटती है। अभी लेटेस्ट की अगर मैं 2 महीने पहले की बात करूं तो शहर में डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि हर दूसरे घर में एक ना एक पेशेंट इसके बीमारी से था। बावजूद इसके कोई भी उपाय करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। रोड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज जगह जगह रोड डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं, जो महीनों से, सालों से वैसे के वैसे पड़ा है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या इसको विकास कहेंगे? देखिए, विकास हमने करके बताया था 2004 में, जब डॉक्टर चंद्रशेखर को यहाँ पे हमने म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया था और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। आपने देखा होगा हमारे शहर का डेवलपमेंट बखूबी और बहुत सुंदर तरीके से हुआ था। रोड बड़े बड़े हो गए थे। आज विकास के नाम पे फुटपाथ गायब हो रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा ना उस पे, मैं आपको बता रहा कैटेगरिकली कि हमने डेवलपमेंट करके बताया। यह शहर पूरे देश के अंदर टॉप 10 सिटी में आ गया था। Exactly. एक अच्छा शहर करके, आज उसका खराबा हो गया है। इनके पास महानगर पालिका है, महानगर पालिका में एक भी नगर सेवक नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 साल से चुनाव ही नहीं कराया। तो आप जो डेंगू और चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं, बस्तियों में साफ सफाई रखना, उसको देखना, नाला साफ करना, ये जिम्मेदारी होती महानगर पालिका की। इन्होंने साफ सफाई पे अमल नहीं किया, रखी नहीं, तो गंदगी और पानी एक साथ मिल गए और वहां से डेंगू जैसे कीड़े, चिकनगुनिया के कीड़े निकले। उन्होंने यहाँ कहर मचा दिया। यहाँ तक कि नालों का पानी लोगों के घरों में घुसा, लेकिन वो पानी निकालने के लिए व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने व्यवस्था के नाम पर पश्चिम नागपुर, दक्षिण पश्चिम नागपुर इधर काम किया, यहाँ पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं। इसके पहले भी हमको बैकवर्ड समझा जाता था, इन्होंने अभी भी बैकवर्ड समझा है। आप मुझे बताइए कि नागपुर महानगर पालिका में अगर 100 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में अगर उत्तर नागपुर से जाता है तो इनके कार्यकाल में कितना रुपया यहाँ खर्चा हुआ, इसका हिसाब देना ये। और कहर भाई, उत्तर नागपुर में चिकनगुनिया और डेंगू का कहर क्यों मच गया, इनके इलाके में क्यों नहीं मच गया? कोई भी सरकारी ऑफिस आता है चला इनके तरफ। मैंने 2014 में इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था, वो तक इन्होंने यहाँ नहीं होने दिया, वो दक्षिण पश्चिम में लेके गए उसमें। और अभी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल में यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ, 2 बार कैबिनेट से मंजूरी लाया, जीआर निकला, 1165 करोड़ रुपया उसके लिए रखे, वो तक के बनाने के लिए तैयार नहीं, उसका भूमि पूजन तक नहीं हो रहा है। तो इनकी देखने की जो विकास की निगाह है, केवल अच्छे लोग वहां रहते हैं, रईस लोग रहते हैं उनके तरफ है, ना कि उत्तर नागपुर की तरफ है। फिर भी लड़ झगड़ कर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है।
और हमने जैसा देखा सर, कोरोना काल की भी हमारी बात हो चुकी है कि कोरोना काल में किस तरह से आपने वर्क किया। डेंगू मलेरिया के टाइम में भी किसी का भी ध्यान नहीं, लेकिन हमेशा विकास के नाम पर ढिंडोरा पिटते कि हम ये फैसिलिटीज देते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगी सर, उत्तर नागपुर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जनता आपको बहुत प्यार करती है, और एक बार फिर आपको अगर ये 5वां टर्म भी आप जीत जाते हैं तो सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। कैसा लगता है सर, जनता का इतना प्यार मिलता है न सिर्फ उत्तर नागपुर का बल्कि और भी जगह। एज ए मीडिया पर्सन हम पूरे नागपुर शहर का दौरा करते हैं तो हर किसी के जबान पर एक ही सवाल यही रहता है कि उत्तर नागपुर से नितिन राउत सर के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं, तो क्या वजह है इतना प्यार मिल रहा है? देखो, लोगों ने 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल का जिक्र किया जी, हाँ, और गुजरात मॉडल करके इन्होंने यहाँ चुनाव जीते। मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर नागपुर का मॉडल एक बार देख लीजिए कि पिछड़ा हुआ इलाका कैसे अच्छे इलाके में परिवर्तित हुआ। यहाँ 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे ज्यादा बुद्ध विहार यहाँ देखेंगे आप, 200 से ऊपर बुद्ध विहार यहाँ बने हुए हैं। वो बुद्ध विहार भी यहाँ पहले किसी ने जमीन हथिया ली थी, अतिक्रमण कर दिया था, पंचशील का झंडा गाड़ दिया था, कहीं बाबा साहब का पुतला बनाया था तो कहीं भगवान बुद्ध का पुतला रखा था, कहीं जय भीम का नीला झंडा गाड़ा हुआ था। हमने तमाम जगहों पे बुद्ध विहार बना दिए और वो बुद्ध विहार बना के लोगों को जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का विचार है धम्म का, वो विचार पे चलने की एक राह दिखाई। लेकिन वो करते वक्त हमने बाकी भी समाज को बराबरी का वहां दर्जा दिया, उनके लिए भी काम किया। लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है पता है क्या? ये जो बुद्ध विहार है उसमें से 100 से ऊपर बुद्ध विहारों पे हमने लाइब्रेरी बनाई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि पढ़िए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। तो हमने पढ़ने का जो ये है धम्म और शिक्षा को जोड़ा, ये कहीं पे भी आपको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को नहीं मिला। ये एक चीज। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले कि हमने हर मंदिर को, हर मस्जिद को, हर बुद्ध विहार को, हर गुरुद्वारों को, हर चर्च को फ्री बिजली करा दी, क्योंकि हमने सब तरफ सोलर लगवा दिए है। ये भी आपको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिलेगा। तीसरी बात, आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज का एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना है। वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मॉडल भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर बना है, ये भी मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर उसके साथ साथ हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंदोलन में उनके साथी जो थे पक्के, एक बैरिस्टर राजा वो कुमरागढ़ी जी जिनका शताब्दी वर्ष है, और दूसरे कर्मवीर बाबू हरिदास जी आवड़े, ये दोनों के स्मारक भी यहाँ खड़े किए। बाबा साहब आम्बेडकर जिस जगह पे आए थे वहां पे स्तंभ भी बनाया हमने। तो हमने एक फेस जो बनाया यहाँ पे मॉडल, ये डेवलपमेंट का मॉडल आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को नहीं मिलेगा जो हमारा मॉडल है। यहाँ झोपड़पट्टी वालों ने भी बहुत प्यार दिया मुझे। झोपड़पट्टियों में मैंने भी काम किया, हमारे तत्कालीन नगर सेवकों ने भी काम किया, अच्छे रास्ते बनाए, बिजली के खंभे लगाए, धार्मिक सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन पक्के घर भी बना के दिए। कई झोपड़पट्टियों में मैंने तकरीबन 7000 घर बना के दिए कंक्रीट के, जिनको गवर्नमेंट के स्कीम में। फिर बेघर थे, जिनको जमीन भी नहीं थी, घर भी नहीं था, किराए से रहते थे, उनके लिए बॉम्बे के अंदर 1200 मकान बना कर दिए। तो झोपड़पट्टियों को भी हमने सिविल में अच्छे कॉलोनी में तब्दील कर दिया। आज देखेंगे कि आप उत्तर नागपुर में झोपड़पट्टियां नजर नहीं आई। फिर इनका कार्यकाल था ना, इनके कार्यकाल में जो 1900 लेआउट में जो लोग बैठ गए थे, गरीब लोग जिनको कम कीमत में प्लॉट चाहिए थे, जहाँ डेवलपमेंट नहीं था, नाली नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, ये लोग वहां डेवलपमेंट नहीं कर सके। हमने थोड़ा थोड़ा करके सुविधाएं वहां प्रदान किए, कई रास्ते दिए, कई पानी दिया, कई बिजली दिए, कई बगीचा दिया, कई मैदान दे दिया। तो ये सब धीरे धीरे हम कर रहे हैं। बहुत खर्चा वहां लगता है, तकरीबन 900-1000 करोड़ का 1900, क्योंकि बड़ा एरिया है, प्रभाग 1, प्रभाग 2, प्रभाग 3 और प्रभाग 4 जो कामठी रोड से अपना कोराडी रोड से चालू होता, छिंदवाड़ा रोड से तो हावड़ा रेलवे लाइन तक के, पांजरा, नारा, नारी, उप्पलवाड़ी,
वाजरी और अब कड़मना, ये पूरा एरिया डेवलप्ड है, उसको डेवलप करने के लिए कोशिश मेरी जारी है। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल गुजरात मॉडल से भी अच्छा मॉडल है, इसलिए लोग मेरे साथ। और यदि एक बार फिर मौका मिल रहा है आपको, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें जो है प्लान आपने किया है वो अभी पूरा करेंगे। बिल्कुल 100% पूरा करेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हुआ मेरा नितिन सर के साथ, और शायद ही ऐसे कोई पॉइंट छूटे होंगे जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की होंगी। कारा न्यूज की खास मुलाकात में आज हमने बात की है नितिन राउत सर से, जिन्होंने उत्तर नागपुर की जनता के हित में जितने भी कार्य डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य किए हैं वो वाकई में सराहनीय है। और सबसे अच्छी बात कि न सिर्फ एक धर्म के लिए, बल्कि आज हम देख रहे हैं कि सिख समाज का भी प्यार जो है आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, वो लोग भी, उनका भी कहना है कि हम जो अभी तक हमें ये सुविधाएं नहीं मिली थी, नितिन सर के कार्यकाल में मिली है, और हम आने वाले दिनों में भावी सीएम के रूप में उनको देखना चाहते हैं। कारा न्यूज की खास मुलाकात में कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।